अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नज़रिया इजहार तरजीह। इंग्लिश में जो है इसको जो है वो प्रेफरेंस थेरी भी कहा जाता है। और ये जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो मैंने सोचा ये भी जो है वो करके फिर हम इसके टेस्ट के बारे में जो है सोचते हैं कि इस चैप्टर का जो है वो हम टेस्ट किस तरह से कंडक्ट कर सकते हैं। तो अच्छा, इसके आपको पता है जब भी कोई नज़रिया आएगा, जब भी कोई थ्योरी की बात आएगी, आपसे पूछा जाएगा कोई भी नज़रिया, तो सबसे पहले आपको जो है वो मैंने 7 to 8 स्टेप जो है वो आपको बताए हुए हैं कि आपने वो चीज़ें जो है वो मेंशन करनी है। तो सबसे पहले उसमें क्या आता है, आपका तारुफ आता है, इंट्रोडक्शन आता है। किसी भी थ्योरी का जो है उसको आपने इंट्रोडक्शन लिखना होता है। इंट्रोडक्शन में क्या बताना होता है, आपने ये बताना होता है कि ये जो नज़रिया है, ये जो थ्योरी है, ये किस जो है वो इकोनॉमिस्ट ने दी हुई है, ठीक है, कब दी है, किस बुक में दी है, और उसकी बुक कब जो है पब्लिश हुई है। इस तरह के 5-6 जो हैं वो पॉइंट जो है वो आपने बना के उसके इंट्रोडक्शन में लिखने होते हैं। तो नज़रिया इजहार तरजीह जो है इसके इंट्रोडक्शन में मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है कि ये नज़रिया जो है वो प्रोफेसर सैमुअलसन ने जो है वो 1938 में पेश किया था। तो अब इसकी बुक का नाम जो है वो मेंशन नहीं है कि किस बुक में इसने दिया था। तो ये भी एनफ होगा, आपने बताना है कि प्रोफेसर सैमुअलसन ने कब ये नज़रिया दिया है, 1938 में। तो ये डेट और ये जो प्रोफेसर का नाम है ये आपने लाजमी याद रखना है। इस नज़रिए को जो है रवैया सारफ और तलब के सिलसिले में एक बहुत बड़ी कामयाबी तस्वुर किया जाता है। अच्छा, क्यों तस्वर किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं हम, सारिफ की तरजीहात को तरतीब वार बयान किए बगैर। अब आपको पता है कि सारिफ की तरजीहात को, यानी कि सारिफ की प्रेफरेंसेस को तरतीब वार बयान हम किधर करते हैं, हम आईसी कर्व में जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो ये जो साइमन सन है इसने क्या किया था, इसने तरतीब वार बयान बयान किए, जो उसकी प्रेफरेंसेस होती है कंज्यूमर की, उसको तरतीब वार बयान किए बगैर ही एक ख़त अदम तरजीह को अखज़ किया जा सकता है अपने इस नज़रिए में, ठीक है, अखज़ किया जा सकता है। तो इसके अलावा क्या है कि इसमें क्या करेंगे हम पीछे जितना भी पढ़े थे उसमें सब में आईसी कर्व यानी कि इंडिफरेंस कर्व से जो है वो हमने डिमांड कर्व ड्रॉ किया था। यहाँ पे साइमनसन का जो हम डिमांड कर्व ड्रॉ करेंगे उसमें आईसी कर्व का कोई भी रोल नहीं होगा। हम डायरेक्ट जो है वो कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस से जो है ना कंज्यूमर का डिमांड कर्व जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले, अब इंट्रोडक्शन के बाद आपने सबसे पहले बताना होता है इसकी डेफिनेशन। अब इसकी ऐसे ही डेफिनेशन बुक में गिवन नहीं है, तो आगे जाके जब इसकी हम क्या कहते हैं वजाहत पेश करेंगे, तो उससे जो है वो हम खुद से एक डेफिनेशन ड्रॉ अखज़ करते हैं। वो मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से इसकी डेफिनेशन खुद से बना सकते हो। तो अब जो है वो सबसे पहले हम इसके पढ़ते हैं। तारुफ के बाद हमने इसका सबसे पहले पढ़ने होते हैं कि किसी भी नज़रिए के मफरूज़ात कौन से हैं। तो इसके जो मेन मफरूज़ात हैं वो ये हैं कि उसका सबसे पहला मफरूज़ा है जी, सारिफ अक्लमंद है। इकनॉमिक्स में जो है सारिफ को जो है राशनल कहना, राशनल मतलब अक्लमंद कहने से मुराद ये होता है कि सारिफ को जो है वो मार्केट की तमाम कंडीशन का इल्म है, ठीक है। यानी कि उसको पता है कि अगर हम, जैसे कि हमने आईसी कर्व जब ड्रॉ किया था तो हमने दो चीज़ें ली थी, एक्स लिया था, वाई लिया था। और इस तरह आपको पता है कंज्यूमर जो है वो सारा दिन में सिर्फ दो चीज़ें परचेज़ नहीं करता, बल्कि वो अनगिनत चीज़ें जो है वो बाज़ार से परचेज़ करता है। तो जब वो परचेजिंग करता है तो उस मामले में सारिफ की अक्लमंद होने से मुराद ये है कि उसको जो है तमाम चीज़ों की प्राइजेस का पता है, ठीक है। एक्स शेयर की क्या प्राइस है, वाई शेयर की क्या प्राइस है, ठीक है। कब ये प्राइस कम हो रही है, कब ज़्यादा हो रही है, उसको इस सारी सिचुएशन का पता है, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं उसके अक्लमंद होने से कि सारी अशिया की खरीदारी के सिलसिले में अक्लमंदी का मुजाहरा करता है। अक्लमंदी अब क्या होती है? अक्लमंदी यही है ना कि अगर आपको एक चीज़ सस्ती मिल रही है तो आप उसको पहले से ज़्यादा ले लो, ठीक है, अगर वो नॉर्मल शय है। और अगर एक चीज़ आपको पहले से ज़्यादा महंगी मिल रही है तो आप उसकी क्या है तलब जो है वो पहले से कम कर दो। अगर कंज्यूमर इस तरह की अक्लमंदी का मुजाहरा ना करे तो फिर क्या है कि एक चीज़ उसको महंगी मिल रही है लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि नहीं जी मैंने लेनी है। हो सकता है वो चीज़ फैशन में हो सकता है कि उसके पास बजट इतना हो, उसको ये चीज़ मैटर ही नहीं करती कि उसके लिए जो है वो चीज़ महंगी हो गई है, उसकी पसंद है जी, उसका टेस्ट है। तो उन सिचुएशन में क्या है कि फिर हम कह रहे हैं कि वो अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं कर रहा। अक्लमंदी यही है, हम यहाँ पे जो है वो यहाँ पे ज्यूम करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं, मफरूज़ा ही है ना,
हो सकता है कि सारिफ अक्लमंदी का मुजाहरा ना भी करे, लेकिन हमने यहाँ पर यही कंसीडर करना है कि सारिफ जो है वो अशिया की ख़रीदारी के सिलसिले में अक्लमंदी का मुजाहरा करेगा, यानी कि जिस चीज़ को ख़रीदने में उसका बेनिफिट ज़्यादा होगा, उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी, वो उस चीज़ को प्रेफर करेगा। ठीक है। सेकंड लिखा हुआ है मफरूज़ा चुनाव के बारे में इस्तकामत का मुजाहरा करता है जी। सारिफ जो है जब उसको जो है चुनाव के बारे में चुनाव का मसला पेश आता है, चुनाव क्या है, चॉइस होती है, तो उसके बारे में वो इस्तकामत मतलब कंसिस्टेंसी शो करता है। अब कंसिस्टेंसी क्या है, कौन कंसिस्ट रहना अपने अगर आपने एक डिसीजन ले लिया है तो बाद में उस पर कायम रहना, उसको हम इस्तकामत कहते हैं। तो चुनाव के बारे में यानी कि चॉइस जब वो करता है किसी चीज़ की, तो उसके बारे में इस्तकामत के मुजाहरे से क्या मुराद है कि अगर वो किसी वक्त मजमुआ ए खरीदता है। अच्छा, इसको समझाने के लिए ना मैंने यहाँ छोटी सी जो है वो अपनी कोशिश की है कि मैं प्लेट या कोई इस तरह की चीज़ बनाऊँ, टोकरी सी बनाऊँ। अब आई डोंट नो ये सही बनी है कि नहीं, आपको समझ आ जाए। तो यहाँ मैंने लिखा है, फ़र्ज़ करो ये ए है, ठीक है, ये एक टोकरी है, ये एक बंडल है, या इसको मैंने एक प्लेट कह दिया है। तो उसमें मैंने क्या रखा हुआ है, मैंने 4 एप्पल रखे हुए हैं और एक मैंने उसमें मैंगो रखा हुआ है। ठीक है, 4 एप्पल 1 मैंगो, मतलब आपके सामने एक प्लेट पड़ी हुई है और उस पर जो है वो 4 सेब पड़े हुए हैं और एक जो है वो मैंगो है। अब कंज्यूमर जो है, फ़र्ज़ करो उसको जो है एप्पल पसंद है, ठीक है, तो वो ज़्यादा एप्पल को प्रेफर करेगा। मैंगो उसको ज़्यादा पसंद नहीं है, वो मैंगो का 1 यूनिट जो है उसके लिए एनफ है। अच्छा, एक और प्लेट है, इसको मैंने ए कह दिया है, ए के बिल्कुल नीचे लिखी हुई है, और इसको मैंने बी कह दिया। बी यानी कि एक सेकंड प्लेट है, उसमें मैंने क्या किया, मैंने कहा उसमें 2 एप्पल हैं, 2 सेब हैं, ठीक है, और 3 मैंगो हैं। अब ज़ाहिर बात है यहाँ एप्पल कम है, यहाँ एप्पल ज़्यादा है। कंज्यूमर जो है उसकी चॉइस जो है वो चाह रहा है कि मैं ज़्यादा एप्पल खाऊं, तो वो क्या करेगा, वो ए को यानी कि जिस प्लेट पर 4 एप्पल्स हैं उसको मैंने ए कह दिया है, नाम दिया है, वो ए को प्रेफर करेगा बी पे। क्यों? क्योंकि इसमें उसकी जो है वो पसंद के एप्पल मौजूद हैं। तो अगर उसने एक टाइम में ये कह दिया कि मेरे लिए ए प्लेट जो है वो प्रेफरेबल है बी से, यानी कि मैं ए को प्रेफर करूँगा बी पे, तो ये नहीं होगा कि एक टाइम में उसने कहा कि अच्छा ठीक है ये हो गया, अगले किसी टाइम में, यानी कि इस थ्योरी को बयान करने में हम कहते हैं कि जब तक हम कंज्यूमर को डिस्कस कर रहे हैं, उसका बिहेवियर डिस्कस कर रहे हैं, हमेशा उसके लिए ए जो है वो प्रेफरेबल रहेगा बी से, यानी कि ए ग्रेटर देन बी। ग्रेटर का साइन शो यही करता है ना कि उसके लिए यहाँ पर उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी के। तो यहाँ मैंने लिखा है अगर वो किसी वक्त मजमुआ ए खरीदता है, मजमुआ ए क्या है, जाहिर बात है 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ों का मजमुआ है, ये बंडल है। तो जबकि बी दस्तयाब था, अब उसके पास ये ऑप्शन बी मौजूद था, एक दूसरी प्लेट बी मौजूद थी जिसको हमने बी कहा हुआ है। तो अगर वो किसी टाइम ए को ख़रीद लेता है और बी को नहीं ख़रीदता, तो ये हमेशा ऐसा ही होगा कि वो हमेशा ए को ही प्रेफर करेगा बी पे। कभी भी इस तरह से नहीं हो सकता कि वो बी को ग्रेटर देन कर दे ए के, यानी कि बी हमेशा लेस देन रहेगा ए के। तो ये है, इसकी कंसिस्टेंसी को शो करता है कि चुनाव के बारे में जो है, चॉइस के बारे में एक कंज्यूमर जो है वो कंसिस्टेंट बिहेवियर शो करता है। तो नेक्स्ट है जी इसका मफरूज़ा। तो थर्ड है जी चुनाव के सिलसिले में जो है, यानी कि सारिफ जो है वो जब भी चॉइस उसको फेस करना पड़ता है, किसी भी चीज़ 2 चीज़ों में से एक चीज़ को चूज़ करना पड़ता है, 2 बंडल में से एक बंडल को चूज़ करना पड़ता है, तो उसके सिलसिले में उसको जो है ना वो ट्रांजिटिविटी जो मफरूज़ा है उस पर अमल करना पड़ता है। अच्छा, ट्रांजिटिविटी होता क्या है, इसको समझाने के लिए भी मैंने क्या किया है, मैंने अगेन आपको जो है वो छोटी सी एग्जांपल्स यहाँ बनाई हुई है कि फ़र्ज़ करो एक बंडल है, हम पहले भी ये जूम कर रहे थे कि उसमें 4 एप्पल है और 1 मैंगो है, और कंज्यूमर जो है उसको ए बंडल जो है वो प्रेफरेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो ज़्यादा एप्पल्स हैं, 4 एप्पल्स हैं, उसको एप्पल पसंद हैं, बजाय इसके कि वो बंडल बी उसके पास है, एक सेकंड प्लेट है, उसमें 2 एप्पल्स हैं और 3 मैंगोज़ हैं, उसको मैंगो जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं है, तो वो कह रहा है जी मुझे ए जो है वो बी की निस्बत ज़्यादा मैं उसको प्रेफर कर रहा हूँ, मुझे ये ज़्यादा इससे यूटिलिटी मिल रही है, मेरी ये चॉइस है, ठीक है। तो उसने ए को जो है वो बी पे प्रेफर कर लिया, ये तो पुरानी बात होगी।
अच्छा फ़र्ज़ करो यहाँ कहा गया कि अगर उसके पास एक और बंडल हो, जैसे कि सी उसको हम कह दें, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें फर्दर चेंज किया गया है इन्हीं दो चीज़ों को, एप्पल्स और मैंगो को। उसमें क्या हो गया, एक एप्पल है और 4 मैंगोज़ हैं। तो देखो अब यहाँ पे तो सी, तो उसमें क्या है, इसमें तो फिर भी चलो 2 एप्पल थे, अगर किसी टाइम उसको ये नहीं मिल रहा तो वो इस पे गुज़ारा कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर मज़ीद एप्पल कम होके और मैंगोज़ की तादाद जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो आप देखो कि अगर उसको इन 2 प्लेट्स को जो है वो उसको सर्व किया जाए, तो वो क्या करेगा, हमेशा ए को चूज़ करेगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं कहूँ कि अगर फ़र्ज़ करो उसको ए जो है वो ना दी जाए, उसको बी और सी दी जाए किसी टाइम में, ठीक है। ए जो है वो फ़िलहाल उसको नहीं सर्व की जा रही, बी और सी, तो आपको पता है बी और सी में से वो किसको प्रेफर करेगा, डेफिनेटली वो बी को करेगा, क्योंकि उसमें 2 एप्पल हैं और इसमें 1 एप्पल है। तो यही जो है वो मैंने इधर मैथमेटिकली लिखा हुआ है कि ए ग्रेटर देन बी है, यानी कि ए प्रेफरेबल टू बी है। ए को वो बी पे प्रेफर कर रहा है, उसके लिए ए में जो यूटिलिटी है वो ज़्यादा है ग्रेटर देन बी के, ठीक है। और अगर बी और सी में से उसको चूज़ करना पड़ेगा तो डेफिनेटली बी में जो यूटिलिटी है, बी में जो उसकी प्रेफरेंस है वो उसकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सी, यानी कि सी में उसकी यूटिलिटी जो है वो कम है। तो ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, यानी कि ए बंडल उसके लिए सबसे अच्छा है, ज़्यादा प्रेफरेबल है, बी उससे कम है, सी सबसे कम है। तो ट्रांजिटिविटी का जो ये मफरूज़ा है ये कहता है कि अगर आप के पास 2 ऑप्शन हैं, यानी कि 2 बंडल के दौरान आपने एक रिलेशनशिप बना दिया है। पहले हमने यही कहा ना कि ए बी मौजूद है तो ए ग्रेटर देन बी होगा, बी और सी मौजूद है तो बी ग्रेटर देन सी होगा। तो वो ये ट्रांजिटिविटी का रूल कहता है कि ये फर्दर रूल हम खुद ही अप्लाई हो जाता है कि फिर ए ग्रेटर देन सी है, वो तो सबको ही नज़र आ रहा है कि अगर उसके पास बी मौजूद ना हो और ए और सी मौजूद होगा तो डेफिनेटली वो ए को सी पर जो है वो प्रेफर करेगा, यानी कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो लाजमी बात है कि ए जो है वो सी से भी ज़्यादा प्रेफरेबल है, ज़्यादा उसमें उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है। तो ये है इसका ट्रांजिटिविटी का रूल, ये कहता है। नेक्स्ट है जी रिवील प्रेफरेंस एक्सियम क्या कहता है।